नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज टीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो जो कि पूछा गया है आप लोगों का एसआई या सिंपल इंटरेस्ट से। तो जिस भी क्वेश्चन को करेंगे हम वो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, क्योंकि हमें जो है सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन में को अप्रोच किसी भी तरीके से किया जाए, लेकिन हमारा जो है आंसर जो है वो सही आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम देखते ही ये समझ पा रहे हैं कि 2400 रुपये को उधार दिया गया है 20 मार्च 2019 को 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। तो क्लियर पता चल रहा है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2400 रुपये है, रेट जो है वो 6 सही 1/4 है, और जो आप लोगों का टाइम है वो कुछ टाइम मार्च का है, अप्रैल का है और मई का है। तो मार्च में अगर मैं बात करूं 20 मार्च से और हमारी 31 मार्च तक टोटल 12 दिन आते हैं। अप्रैल में टोटल महीने में 30 दिन होते हैं और मई में 31 दिन होते हैं। तो टोटल इस प्रकार हमारे 73 दिन हुए। और टाइम अगर 73 दिन है तो इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, वो 365 से डिवाइड करेंगे, जो कि कैंसिल करने के बाद 1/5 आया। ऐसे ही रेट को भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 चौक 24 और एक 25/4, और परसेंटेज के लिए नीचे 100। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 1/16। अब दोस्तों, अगर मेरे पास प्रिंसिपल भी है, रेट भी है और टाइम भी है, और आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, आप देख पा रहे होगे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, तो हमें साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल है 2400 रुपये, रेट हमने सिंप्लीफाइड कर ली है तो 1/16, और टाइम जो है हमने वो उसे भी सोल्व कर लिया तो 1/5। अब इसे कैंसिल करें तो 80 बनाइए नीचे और एक जीरो कैंसिल हुई, और ये 30 हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। जो कि दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है वो पूछा गया है एचसीएफ एलसीएम से। तो यहाँ इस क्वेश्चन को क्लियर पढ़ के आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो इस क्वेश्चन में जो एलसीएम है वो दिया गया है हमें कितना, एलसीएम जो है वो 60 दिया गया है, एचसीएफ हमें जो दिया गया है वो 5 दिया गया है, और एक नंबर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक संख्या में यदि 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 10 आता है, और रिमाइंडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो 0 है। अब नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, यानी कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस प्रकार वो नंबर आया मेरा 20। तो यानी कि मेरे पास एक नंबर आ गया है 20, और दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो दूसरा नंबर हमने निकालना है। तो यहाँ देख पा रहे होगे आप लोग कि हमने एचसीएफ एलसीएम में एक चीज सीखी हुई थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अब हमारे पास क्या है, एचसीएफ 5 है, एलसीएम हमारे पास 60 है, फर्स्ट नंबर हमें 20 बताया गया, सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट करना था। तो अब इसे को सोल्व करेंगे तो सेकंड नंबर जो है हमारा वो 15 आ गया। तो इस प्रकार हमारा जो ये है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा एक तरीके से फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में भी कंडीशनिंग फ्रैक्शन बनता है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देख पाऊं तो ये क्या है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बड़े सिंपल वे में हम सोल्व करेंगे कि 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस
लास्ट टर्म। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब कैसे आप पहचानेंगे कि ये कंडीशनिंग क्वेश्चन है या इस फॉर्मूले के थ्रू ये सोल्व होगा, तो उसके लिए आप लोग देखोगे कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा ऐसे क्वेश्चन में, और कुछ टर्म पिछले की रिपीट हो रही होगी नेक्स्ट टर्म में। तो जैसे इसमें 4 रिपीट हुआ, यहाँ से 5 नेक्स्ट टर्म में रिपीट हुआ, ऐसे ही डॉट डॉट का मतलब नेक्स्ट टर्म जो रहेगी वो रहेगी हमारी 1/6 इंटू 7। ये हमारी नेक्स्ट टर्म है। इसके बाद भी ये अप टू 20 हमारा जा रहा है। तो अब डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्तों रहा 1। कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा 1 है, तो 1/1। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, यहां देख पा रहे होगे, तो फर्स्ट टर्म है 1/3 और आपकी जो लास्ट टर्म है वो है 1/21। तो 1/3 माइनस 1/21। अब इसे सिंप्लीफाई करें 21, तो ये 7 और ये 1, तो यानी कि 6/21। अगर इसे सोल्व करें तो हम 2/7, यानी कि हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों वो किसका है, वो आपके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना होता, बस हमें सिर्फ बोर्ड मास को फॉलो करना है। तो बोर्ड मास को अगर फॉलो करेंगे तो बोर्ड मास में सबसे पहले BOTMAS, तो यानी कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट होगा तो वो उससे सोल्व किया जाएगा, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, एडिशन में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई। बेसिकली ऑफ को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई तो है ही मल्टीप्लाई। तो बात क्या है इनके सीक्वेंस की, अगर ऑफ कहीं है तो वो डिवाइड से पहले सोल्व होगा, और मल्टीप्लाई का अगर साइन लिखा हुआ है तो वो डिवाइड के बाद होगा। तो अब यही चीजें इस क्वेश्चन में फॉलो करनी है। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट देखें तो यहाँ ये ब्रैकेट है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करूं तो इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें तो ये कितना, 3 और 5, 15 और 1 16/5 डिवाइड 2/3। तो अब देख पा रहे होगे ऑफ सबसे पहले सोल्व होगा, और ऑफ को सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके, और ये कितना, 4 दूनी 8 और 1 9/2। तो इस ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करता हूं दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से मेरा 3 हुआ, तो बेसिकली बचा गया मेरा 16/5 भाग 3। तो अब भाग को कैसे सोल्व करते हैं हम, 16/5 गुना 1/3, तो ऐसे सोल्व किया जाता है। तो ऐसे ही इसके मैं अब बचे हुए पार्ट को सोल्व करूं तो इसे भी कन्वर्ट करा जाएगा, तो ये कितना हो, 15 और 2 17/3। फिर भाग एज इट इज लिख देंगे, ये 3 1 हम 3 और 2 5 5/3। अब ऐसे ही ऑफ को सोल्व करूं मैं, तो ऑफ को कैसे सोल्व करेंगे, वही चीज 4 चौक 16 और 1 17/4। ऐसे ही अब इसे बचे हुए को 15 और 1 16/3 गुणा 3/4 डिवाइड 6 और 2 8 8/3। अब सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या सोल्व होगा, हमारा ऑफ सोल्व होगा। तो ऑफ को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। तो अब देख पा रहे होगे यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इसे एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17/3 डिवाइड 17 और 5 की गुणा करेंगे तो 85 आएगा, और नीचे आया 12 माइनस 16/3 गुणा 3/4, और इसे अगर मैं पलट दूंगा तो 3/8 होता है। तो अब आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3, 4 से ये 16, फिर ये 4 से कटा 2 पे, तो ये बचा 3/2। यहाँ अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं या अब डिवाइड को सोल्व करूं तो मैं 17/3 मल्टीप्लाई 12/85 माइनस 3/2, इतना आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। तो अब 17 से मैं इसे काट दूं तो ये 5 पे कटा, और 3 से इसे काट दूं तो मैं ये 4 पे कटा। बेसिकली अब क्या बचा मेरा, 16/15 4/5 माइनस 3/2। तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात कहूं तो एलसीएम आया 30, तो 30 तो ये आ गया 32,
और ये 24 और ये आपका 15 दिया 45। तो इसे सोल्व करेंगे तो मेरे दोस्तों आप देख पा रहे होगे, अगर दोनों को प्लस करते हैं हम 6 और ये 5 56 और ये 45। तो 56 में से 45 तो यानी कि 11/30, यानी कि आपका फोर्थ जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तभी आप लोग टाइम से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये फिर से आपके एसआई और सीआई चैप्टर से है। तो आप जैसा कि इस क्वेश्चन को आप पढ़ के समझ पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 16.80 है। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं, या इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला, बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए कि डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 100 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ अब इसे मैं डायरेक्ट सोल्व करूं तो 16.80 डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल मुझे फाइंड आउट करना है, आर मेरी जो है वो 8% है। तो अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो इसे कितनी जल्दी सोल्व करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने डेसिमल को नीचे 100 बनाया और इस 100 से मैंने इस 100 को कैंसिल किया। 8 से मैं 16 को कैंसिल करूं तो 2 1 0। अब 8 से ये 4 से काटा मैंने, इधर ये 25 काटा, तो अब ये क्या हो रहा है मेरा, ये 2 से अगर मैं इसे भी काट दूं तो ये मेरा 105 बचा। तो बेसिकली P की जो वैल्यू आई वो 105 गुना 25 आई। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 25 5 12 तो 0, ये आपका 26 25 इसका करेक्ट आंसर रहेगा आप लोगों का। आप गुणा करके देखोगे तो देखो कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप ऐसे मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट ये सोचो कि भाई 105 की जगह अगर 100 होता तो 2500 होता, और 5 और है तो 125 और आएगा। तो 2500 और 125 आप लोगों का 26 25 बना, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। ये छठा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है। तो ये क्वेश्चन है एवरेज का। तो एवरेज की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, एक क्लास के जो टोटल 15 स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज है वो है 14 ईयर। इन्हीं में से पहले 6 का जो एवरेज है वो 15 है और अगले 8 का एवरेज जो है वो 13 है। तो 15 का जो एवरेज है वो टोटल अगर कहूँ तो ये टोटल आया 90, और इनका अगर टोटल कहूँ तो 104। तो अब अगर मैं कहूँ दोस्तों, इन जो 14 का टोटल है वो आया 194 और 15 का टोटल जो था वो 210 था। तो वो अब 15 के टोटल में से अगर 14 का टोटल घटा दे तो वो हमारा आंसर होगा, जो कि है 16। तो 16 इसका आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि रेशियो का एक क्वेश्चन है। तो देखेंगे आप, वह सॉरी अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके दो पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान का 4/7 है के बराबर हो। तो सीधी सी बात है, आप इन्हें ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर है कि रेशियो तो आपका बचना चाहिए 4:7 और डिफरेंस आप लोगों का बचना चाहिए 45। तो आप अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो ज़रूर आप लोगों का रेशियो डिफरेंस तो आप लोगों का 45 का ही है, लेकिन अगर इसे मैं 5 से काटना चाहूँ तो 5 से काट दिया तो ये कितना आएगा 60, और ये आएगा आप लोगों का 21। तो अब अगर मैं इसे फिर 3 से काटना चाहूँ तो ये आएगा आप लोगों का 4 और ये आ गया 7। तो यही आप लोगों का करेक्ट है, क्योंकि उसे वैल्यू क्या चाहिए 4:7 चाहिए और डिफरेंस कितना होना चाहिए 45। अब अगर आप दूसरे ऑप्शन को मैं टैली कराना चाहूँ तो ये डिफरेंस तो बिल्कुल 45 है, क्या इसे कैंसिल करें तो 5 से, तो ये 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा
7, और ये देखो 4:7 चाहिए, तो यहीं पर रिजेक्ट होता है कि 7 आ गया है हमारा। अब ऐसे ही इन ऑप्शन को भी आप खुद से चेक करके देखें, किसी भी ऑप्शन में इसके अलावा 4:7 नहीं बन रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जो कि हमारा अब मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ईंट की माप जो है वो कितनी दे रखी है। ईंट की जो माप है वो 28 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर है। और इसी से क्या किया जा रहा है, एक दीवार बनाई जा रही है जिसकी लंबाई कितनी है, 21 मीटर, ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है, और मोटाई जो है 36 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ईंट से घर की दीवारें कैसे बनती है। ईंट जुड़ जुड़ के आप लोगों की दीवार बनती है। तो अगर मैं कहूँ कि एक दीवार के एरिया को अगर मैं डिवाइड कर दूं एक ईंट के एरिया से, तो मैं अपने आंसर तक पहुंच जाऊंगा। तो अब आप देख पा रहे होगे लंबाई किस में है, मीटर में। तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर 1200 को भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1200 बना, और 36 सेंटीमीटर ही है, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। अब इसे हम डिवाइड करें किससे, कि एक ईंट के साइज से। तो एक ईंट का साइज है वो 18 सेंटीमीटर है, लंबाई 18 है सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसे यहीं कैंसिल करेंगे हम, तो 18 से ये कट गया 2 से, और 2 से ये कट गया 3 पे, और 3 से अगर मैं काटूं तो ये कटा मेरा 400 पे, और 400 को मैं अगर 4 से काटूं तो ये कटा 7 पे, और 7 से अगर मैं इसे काट दूं तो ये कट गया मेरा 300 पे। तो इस तरीके से ये कितना आया, 30,000 हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति ने एक कार को 3,80,000 रुपये में बेचा और इसे 5% की हानि हुई। तो बेसिकली क्या है, 3,00,000 जो 80,000 रुपये हैं वो आप लोगों के बेसिकली बेचे हैं, तो एसपी हुई, और 5% का इस पे लॉस हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, हर एक चीज को आप पहले नोट डाउन करें कि क्या दिया गया है, क्या कुछ है, और 15% का हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। अब अप्रोच करते हैं हम। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिएगा हमें सीपी। तो सीपी कैसे आती है, आपका एसपी इंटू 100, प्रॉफिट हो रहा हो तो 100 प्लस प्रॉफिट, और लॉस हो रहा हो तो 100 माइनस लॉस। तो यहाँ 5% का लॉस है, तो 95। और अगर मैं कहूँ अब ये मेरी सीपी आ चुकी है, तो इस सीपी से अगर मैं अप्रोच करूं तो वो मेरा क्या आएगा, अब 15% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो ये मेरा आंसर रहेगा जो इसे मैं सोल्व करूंगा। अब इन्हें अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे अगर मैं 5 से इसे काटूं तो 5 से ये 19 पे कटा, और ये 5 से ये आपका 23 पे कटा। अब 19 से इसे काटूं मैं तो ये आपका 2 पे कटा, और ये 19 दूनी 46, तो 4,60,000 जो है आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है आपका एवरेज स्पीड पे बेस्ड है। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करूं तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, या अप्रोच हम कैसे करते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए मेरे दोस्तों हम अप्रोच करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये चीजें चाहिए। अब मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया कि हर एक चीज को नोट डाउन करें। क्या कह रहा है, जो डिस्टेंस है वो 272 किलोमीटर है, ठीक है, जिसे किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है। और इसके बाद जो रिमेनिंग है 85 किलोमीटर, उसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है।
तो अगर मैं कहूँ मेरे पास डिस्टेंस है, तो एवरेज स्पीड के हमें चाहिए, तो टोटल क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस हुई हमारी 272 प्लस 85। अब अगर मैं कहूँ मेरे पास टाइम, तो टाइम मुझे जो चाहिएगा वो क्या चाहिएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो वो स्पीड, सॉरी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या है मेरा टाइम। तो अगर मैं ये कहूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये भी मेरा क्या आया, टाइम। तो बस इस चीज को सोल्व करना है, आप लोग इसी से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अब बेसिकली अप्रोच अगर आप लोग ढंग से करेंगे तो वो क्या होगा, यहां से मैं कैंसिल करूं तो ये बच रहा है मेरा 6.8 बच रहा है, और इसे मैं कैंसिल करूं तो ये मेरा 1.7 बच रहा है। तो अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये क्या रहा, 6.8 और 1.7 को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरा बचेगा 5, और इधर आपका 8, तो 8.5। अब इसे सोल्व करें तो 272 जमा 85 जो करेंगे तो वो आएगा 357, और डिवाइडेड बाय 8.5। तो इसे सोल्व करेंगे तो डेसिमल से जीरो कन्वर्ट होगी, और इसे काटेंगे तो आप लोग 42, तो 42 क्या रहेगी आपकी एवरेज स्पीड। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, यहाँ आप लोग अक्सर जो मेरे दोस्त हैं एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि 2 x/y अपॉन x प्लस वाई। तो ये दोस्तों सिर्फ ये एवरेज स्पीड में तब काम करता है जब डिस्टेंस सेम हो, या एक डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा हो। तो कभी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे किसी रटे हुए तरीके से अप्रोच ना करें आप लोग, इसका प्रॉपर तरीका याद रखें कि ये आप लोगों को कभी धोखा नहीं देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं किस टॉपिक से है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन जो है हमारा वो टाइम एंड वर्क से है। मोहन और रमेश मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। तो अब अगर मैं बात करूं, मोहन और रमेश दो बंदे हैं, ये दोनों अगर मिल जाएं तो काम 15 दिन में हो जाता है। और यहाँ एफिशिएंसी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है, मोहन जो है रमेश से 50%, अगर 50% को मैं सोल्व करूँ तो 1/2। तो इसका मतलब कि ये नीचे जो वैल्यू होती है जिससे रिलेट किया जा रहा है वो हो रही है मोहन रमेश से। तो यानी कि ये अगर रमेश 2 यूनिट काम करता है तो ऊपर जो है 50, 2 का 50 1, यानी कि अब आगे अधिक की बात कर रहा है या इतना ही करता है। रमेश अगर 2 करता है तो ये रमेश से 1 एक्स्ट्रा करेगा, तो यानी कि रमेश अगर 2 करता है तो मोहन 3 करता है। तो ये दोस्तों है क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में किया गया काम। अगर दिन है, अगर घंटे हैं तो एक घंटे में किया गया काम क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ वही एफिशिएंसी आप लोगों के पास आ गई, दिन आ गई। तो अब मुझे चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, एक दिन का काम 5 यूनिट, और काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है, तो ये मेरा टोटल वर्क आया। और अब मुझे क्या चाहिए, अकेले मोहन काम करे तो कितने समय में, मोहन की एफिशिएंसी क्या है 3, तो 3 दिन में करेगा, तो ये कितना आ गया 25 दिन आप लोगों के मोहन के आगे। अगर बात करूं रमेश की, तो रमेश का पूछा जाता तो वो मेरे दोस्तों उसकी एफिशिएंसी 2 थी, तो इससे आंसर आ गया होता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं किससे। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का सीआई से बेसिकली क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को देखते ही डर लग रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन आया। बहुत बड़ा, आप लोग हंस सकते हैं यहाँ कि देखने में तो छोटा सा है, आप कह रहे हो बड़ा है। तो अभी दिखाता हूं मैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बड़ा बनाइए। यहाँ कह रहा है 9500 रुपये। तो 9500 रुपये कितने पर, 8% की रेट पर। और रेट कैसी बताई उसने, पर एनम के बारे में बात कर रहा है, और 2 साल के लिए, यानी कि टाइम जो है वो आपका 2 साल है। लेकिन यहाँ गेम खेला दोस्तों उसने, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट है।
तो 6 महीने में अगर इंटरेस्ट लगेगा तो दोस्तों 2 साल में आपका कितनी बार इंटरेस्ट आएगा? तो 1 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 2 बार। यहाँ 1 बार इंटरेस्ट लगेगा, फिर 1 बार इंटरेस्ट लगेगा, फिर दूसरे साल भी 6 महीने पूरे होने पर, और फिर 6 महीने पे, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितनी बार मिलना है? 4 बार। और रेट आपको पर एनम दे रहा है कि 8% तो कब मिलेंगे? जब आप लोगों के 1 साल आप इंतजार करोगे, लेकिन इंटरेस्ट तो कब दे रहा है वो तो 6 महीने में दे रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4%। अब इसे सोल्व करना ही टास्क है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी 4% की रेट, और आप लोगों का 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, एक रेशियो आप लोगों को याद रखना चाहिए, 4-6-4-1। जब भी कभी अगर 4 बार आपको इंटरेस्ट निकालना पड़े, कंपाउंड इंटरेस्ट। और अब क्या करेंगे, जो 9500 पे 4% के हिसाब से ये चीजें सोल्व करके लिखते रहें, और पहले बार जो आएगा उसे 4 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी बार जो आएगा उसे 6 बार, तीसरी बार जो आएगा उसे 4 बार, और लास्ट वाले को सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे, तो वो क्या होगा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब इसे सोल्व करें तो दोस्तों 0 से 0 आप लोगों की कैंसिल हो रही है, तो 95 और 4 की अगर मैं गुणा करूं तो गुणा आएगी आप लोगों की 380। तो 380। अब यहीं से देखो एक अप्रोच आप लोगों की स्टार्ट हो सकती है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है मेरा? 1520 आता है। आप देखोगे तो 2 ऑप्शन तो आप लोगों के यहीं इमीडिएट कैंसिल हो गए हैं। क्यों हुए ये 2? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, एक ही चीज को सोल्व किया है अब, और वो कितना आ रहा है? 1520। और इसी बात को लेके मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं। वो कैसे? आप लोग देखोगे कि उसने क्लियर पूछा है कि डेसिमल के 2 स्थान तक, ये 2 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। अब इनके बाद 2 ऑप्शन है, एक में डेसिमल है, एक में डेसिमल नहीं है, तो क्लियर यही आंसर होगा। अगर ये नहीं करना चाह रहे आप, अगर सपोज करो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया उसमें दोनों में डेसिमल आ गए, तो फिर क्या करेंगे? फिर इसे 380 पर, जैसे अभी हमने 9500 का 4% निकाला, 380 का हम क्या निकालेंगे? 4% निकालेंगे, जिसकी हम यहाँ वैल्यू लिखकर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगी 15.2 आएगी। इसे 6 बार गुना करोगे, फिर इससे इस पे एक बार 15.2 से 4% निकालोगे, जो आएगा उस पे फिर से आप निकालोगे। तो मेरे दोस्तों पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना बेवकूफ़ी है। अगर मैं यहाँ क्लियर कह रहा हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है और आप लोग ऐसे हिट नहीं करोगे इसे कंप्लीट सोल्व करने बैठे, तो कैलकुलेशन में गलती के चांसेस हैं, और कैलकुलेशन नहीं है तो इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने 2-3 क्वेश्चन और खराब कर लेंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कोशिश करें उसे जल्दी से जल्दी हिट करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1613.66। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्या है, वो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए था, किंतु दुकानदार ने इसे 25 और 15% की दोहरी छूट दी और उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? तो 2 काम किए जा सकते हैं। एक तो भाई 400 रुपए थे, और डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जिसे काउंट नहीं किया जाए। क्लियर है? डिस्काउंट, डिस यानी कि जिसे नहीं किया जाए, और काउंट मतलब गिना जाए, जिसे नहीं गिना जाए। अब 25% का मतलब क्या है दोस्तों? 100 में से 25। तो 25 डिस्काउंट का मतलब है कि 100 में से 25 नहीं गिनना, तो गिनना कितना है? 75%। यहाँ 15% फिर नहीं गिनना, तो गिनना कितना है? 85%। तो अगर इसे मैं सोल्व करूं तो इधर 4, तो ये दोनों की दोनों 0, इधर इधर ये 4 से काटा मैंने, ये सिर्फ क्या बचा? 3 इंटू 85, तो ये 200 आपका 55 आपका आंसर रहेगा। तो अगर बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, पेपर में हर तरीके से क्वेश्चन आता है। कुछ
आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, कुछ आप जल्दी सोल्व कर पा रहे होंगे, तो आप लोगों ने यही मैनेजमेंट करना है। तो इसके लिए मेरी सलाह आप लोगों के लिए ये रहती है कि कभी भी पेपर को एक बार में स्टार्टिंग से एंड तक ना सोल्व करें। किसी भी सब्जेक्ट को आप कम से कम 2 बार उसे पूरे पेपर को देखें और उसमें जो पहले बार वही क्वेश्चन करें जिन्हें देखते ही आप लोग अप्रोच क्लियर उनकी समझ आ रही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एवरेज से मिक्स्ड है। क्या कह रहा है, रेशियो दे रखा है दो नंबर का, क्या है 3:4, और उनके क्यूब का जो सम है वो कितना दे रखा है 728। तो इन दोनों संख्याओं का योग है। तो दोस्तों दो काम किए जा सकते हैं, एक तो आप ऑप्शन से हिट करें और एक इसके प्रॉपर तरीके में जाएं। तो प्रॉपर तरीका मैं बताता हूँ, फिर ऑप्शन की बात करेंगे। तो रेशियो मैं जब भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो हर बार कहता हूँ कि रेशियो आया कैसे, कि कोई एक्चुअल चीज थी दो और वो दोनों एक्चुअल टर्म किसी सेम नंबर से कैंसिल हुई, तब जाकर रेशियो मेरा बना। तो मैं क्या कहता हूँ कि वो जो कैंसिल हुआ था वो नंबर क्या थे मेरे, एक्स था सपोज करो। तो अब मेरे पास दोनों नंबर एक्चुअल आ गए हैं और उसने क्या कहा दोनों का क्यूब। तो अगर मैं कहूँ 3x का क्यूब करेंगे तो 27x³ आएगा। अगर 4x का करें तो क्यूब 64x³ आएगा, जो कि कितना है 728। अगर ये मैं दोनों को ऐड करूं तो ये मेरा 91x³ आया और ये बराबर दे रखा है 728 के। तो x³ की वैल्यू आई 728/91, जो कि काटने पर आया 8। तो x³ बराबर है 8, तो x की वैल्यू मेरे दोस्तों 2 होगी। 2 होगी तो अब मेरा नंबर क्या है 6 और मेरा नंबर आया 8। तो 8 और 6 का सम पूछा है जो कि 14 होगा। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था इसके दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है तो ऑप्शन में आप दो अगर क्यूब याद है तो क्यूब याद है तो बड़े ध्यान से बड़े जल्दी से अप्रोच कर पाओगे कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका जो सम है 728 होगा। तो वो क्लियर अगर मैं अभी बता भी दूं तुम्हें जल्दी से एक बार, कि अब 8 का जो क्यूब है और 9 का जो क्यूब है वो 729 होगा। तो अब एक नंबर तो मेरा अगर 728 से छोटा है तो इनसे तो छोटे ही रहेंगे दोस्तों सारे। तो अब एक नंबर तो आपका फिक्स हुआ, दूसरा नंबर अगर 8 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 6, ये 7 है तो ये क्या रहेगा। भाई मुझे कितना सम करना है दोनों का, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग सोल्व ऑप्शन से कर सकते थे, तो यही आप लोग यहीं पे हो जाता कि दोनों का क्यूब जो है वो 728 होता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है अभी देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, फिर ये परसेंटेज ये और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को मिक्स करके है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई और उसके बाद 15% की कमी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा यहाँ लॉस होगा, और वो लॉस कितने का होता है या डिक्रीज होगा, वो x² % का होगा। तो ये तो बात 15% की बात हुई, तो 15 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो आया 225, और परसेंटेज का नीचे अंडर, तो 2.25 का डिक्रीज हुआ, लॉस हुआ, ये आंसर रहा। अब इसे इस अप्रोच से नहीं करना चाह रहे तो एक फॉर्मूला हो सकता है +-xy तो अब प्लस और माइनस क्या है कि बढ़ रहा हो तो प्लस, जैसे पहले बढ़ रहा था, घट रहा है तो माइनस, और यहाँ जो साइन आएगा वो इन दोनों साइन की मल्टीप्लाई आएगी। तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा 15×15/100, तो ये 15 से 15, और ये सोल्व करोगे तो 2.25 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है का। तो मेंसुरेशन के लिए आप लोगों के पास थोड़े से फॉर्मूले होने चाहिए, जैसा कि यहाँ क्या कह रहा है, शंकु, शंकु यानी कि कोण, कोण के फॉर्मूले आप लोगों के पास होने चाहिए। तो अब हाइट का अगर रेशियो कहूं तो h और स्मॉल h लिख लेते हैं, और रेडियस 1:2 है। तो इसी को मैंने जिसको बड़ा h लिखा है मैं उसी को यहाँ बड़ा लिख रहा हूँ। बेशक आप लोग ये कह सकते हो कि बड़ी तो ये वाली r है।
तो अब मेरे पास दोनों हाइट है, रेशियो रेडियस है। अब अगर मैं बात करूं तो हमारा सिर्फ एक ही चीज चाहिए हमें फॉर्मूला, वो क्या होता है 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला होता है। और मुझे क्या चाहिए, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। तो अगर मैं कहूँ वॉल्यूम का रेशियो, तो ये तो मेरा स्मॉल लिख दिया, इधर मैं लिख देता हूँ जो मेरा कैपिटल है। तो ये रहा। अब देखो कुछ चीजें तो कॉमन है, यहीं कैंसिल हो जाएंगी। अब ये डिपेंड किस पे है, आर पे। तो r² क्या है, तो अगर कैपिटल आर की कहूँ तो मैं 1 × 1 है, और h जो है मेरा वो 2 है, तो ये बचा। इधर स्मॉल जो r है वो मेरी 2 × 2 है, और h जो है मेरी वो 1 है। तो अब इसे मैं सोल्व करूँ तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, तो बेसिकली क्या आया 1:2। मेरा थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी देखते हैं, ये शायद एलिगेशन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है, मिश्र धातु ए में 40 किलोग्राम मिश्र धातु बी के 63 किलोग्राम को मिलाया जाता है। मिश्र धातु ए में लेड और टीन का जो अनुपात है वो 2:3 है, और मिश्र धातु बी में जो टिन और तांबे का जो अनुपात है वो 2:1। तो नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। जो ए है उसकी क्वांटिटी 40 kg है, और बी जो है उसकी क्वांटिटी 63 kg है। तो अगर बात करूं 40 kg में है क्या, तो लेड है और आप लोगों का टिन है। तो लेड और टिन का रेशियो क्या है 2:3 का। अब अगर मैं कहूँ 2 और 3 5, 5 जो रेशियो में है वही एक्चुअल में 40 है। तो एक बराबर कितना होगा 8। तो एक बराबर 8, तो ये कितना हुआ 16 किलोग्राम लेड है, और इसमें 24 किलोग्राम आपका टिन है। अब अगर कहूँ 63 kg, बी में क्या किस किस का है, ये टिन और तांबा है। तो टिन और तांबा तो किस रेशियो में है 2:5। तो 2 और 5 7, तो जो रेशियो में 7 है वही एक्चुअल में 63। तो एक बराबर होगा 9 kg के। तो एक बराबर तो 9 की वैल्यू 18। अब मुझे तांबा निकालना ही क्यों है, क्योंकि मुझे चाहिए क्या टिन। तो टिन होगा यहाँ 18 होगा, और यहाँ आपका 24 है। तो 18 और 24 आप लोगों का 42 किलोग्राम आपका रहा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा वो किस पे बेस्ड है अभी देख लेते हैं। दो धनात्मक संख्याएं हैं x और y, जिनका अंतर कितना है, x और y का अंतर कितना है 350, और x इज ग्रेटर देन y कह रहा है। x का 9.5% जो है y के 16.5% के बराबर है। तो दोनों का योग कह रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं x का 9.5% और y का 16.5%, इसे सोल्व करें तो परसेंटेज से मेरे दोस्तों परसेंटेज गई, और x अपॉन y आया। तो 16.5 अपॉन 9.5। अब एक डेसिमल से तो डेसिमल सोल्व हो गया। अब 5 से अगर मैं कहूँ तो 5 से इसे काटें तो हमारा क्या रेशियो बचेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये आ गया 19। तो 33 रेशियो आपका 19 बचा। और आप लोगों को क्या कह रहा है, इसका डिफरेंस जो है कितना है वो 350 है। तो डिफरेंस यहाँ कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो वो 14 दिखाई दे रहा है। और 14 जो है वही रेशियो में जो 14 है वही एक्चुअल में 350 है। तो रेशियो का एक जो है वो 350/14 यानी कि 25 के इक्वल है। तो अब क्या कह रहा है, सम पूछ रहा है। तो सम पूछ रहा है तो रेशियो में सम क्या होगा 33 और 19। तो टोटल कितना हुआ आप लोगों का, ये रहा 52, और एक की वैल्यू आपने 25 निकाली। तो 25 गुना 52 आप लोगों का आएगा 1400। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर है। शायद थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ, इसे करेंगे। हाँ, तो देखो यहाँ मुझसे गलती हो रही है, तो चीजों को ऐसे ब्रेक करें। 25 चौका 100, तो ये कितना है 1300। तो दोस्तों यहाँ आंसर जो है वो 2500, वो 1400 ना होकर वो आंसर है आप लोगों का 1300। तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है।
तो ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दें तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो अब लाभ के लिए मेरे पास दो चीजें चाहिए, सीपी और एसपी। अब मैं कहूं तो अगर सीपी और एसपी है मेरी एक्स और ये मेरी वाई है, तो यहाँ प्रॉफिट क्या होगा? अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। अब क्या कह रहा है, अगर एसपी कर दे 3 गुना तो यानी कि क्या हो जाएगी, न्यू जो एसपी है वो आप लोगों की वो चाह रहा है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स अगर मैं कहूं तो वो 3y हो जाए। तो प्रॉफिट क्या कह रहा है, 4 गुना। तो अब अगर 3y की कोई चीज बिक रही है तो वो प्रॉफिट बेसिकली इतना दे रही होगी। तो यहां जो प्रॉफिट हो रहा है इस प्रॉफिट से ये 4 गुना, यानी कि इस प्रॉफिट को अगर मैं 4 गुना कर दूं तो नया मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसे सोल्व करें, 4y माइनस 4x, 3y माइनस एक्स, एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, विदाउट एक्स इधर, तो 4y इधर 3y आएगा तो y, और उधर 4x जाएगा तो 3x बचेगा। तो पूछा क्या है, तो प्रतिशत लाभ, तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो अब ये आप लोगों के पास x और y दोनों चीजें आ गई हैं। तो x क्या है, अगर हमने x क्या, सीपी, 3 रुपए की चीज आपकी, 1 रुपए की चीज 3 रुपए में बिक रही है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका, 2 का, कितने पे, 1 पे, इंटू 100, तो 200% प्रॉफिट हो रहा था। तो इसका आंसर जो है वो ये रहा 200। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये फिर एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 11:17 है और इनका एचसीएफ जो है वो 4 है। तो बेसिकली हमने क्या अप्रोच करें, एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखें, रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो 11 और 7 है, 17 सॉरी। तो अब अगर मैं कहूं तो इनका जो एलसीएम रहेगा बेसिकली क्या है, इनका एचसीएफ, तो इनके 11x और 17x वही काम कर लेते हैं, और इनका 11x और 17x का एलसीएम निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँ x से डिवाइड करें तो 11 और 17, फिर 11 से करूँ तो 1, 17 से करूँ तो 1 और 1। तो अब ये क्या रहा मेरा एलसीएम, तो एलसीएम बेसिकली क्या रहा, 11 इंटू 17। और एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ यहाँ आया x, तो x की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो इनका एलसीएम आएगा 4 इंटू 11 इंटू 17। अब अगर देखो यहाँ आप लोगों के ऑप्शन पे थोड़ा नजर लगाए कि अगर आप लोगों के सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग होते तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ अब क्लैश कर गया, और क्लैश भी वही कर रहा है जो हमारा आंसर है, लास्ट में 80 आ रहा है। तो ये अब कंप्लीट ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि है 748। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस चीज का है अभी देखते हैं। संख्या ए और बी और सी और डी के औसत जो है ये है। तो मेरे दोस्तों एवरेज अगर इनका 9 है तो टोटल होगा 18, अगर बी और सी का एवरेज 6 है तो टोटल होगा 12, और सी और डी का जो टोटल है वो आपका 4 है, उस एवरेज 4 है तो टोटल होगा आपका 8। तो अब बात की क्या की है या पूछा गया है, ए और डी का एवरेज पूछा है। तो यानी कि ए और डी की अगर मैं वैल्यू निकाल पाऊं तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, तो मैं आप लोगों का फिर एवरेज भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसे अप्रोच कैसे करें कि भाई मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या होगा, मेरा ए सिंगल टाइम आएगा, बी मेरा 2 बार आ जाता है, और सी मेरा ये भी 2 बार आ रहा है। 2 बार ऐसे लिख लो, चाहे 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लो, और ऐसे ही मेरा डी जो है, ए और डी 1 बार आ रहे हैं और दोनों के 2 बार आ रहे हैं। तो इनका अगर मैं तीनों का टोटल करूं तो ये कितना बनेगा, 30 और 8 38 बना। तो अब अगर मैं कहूं 2 बार मेरे पास बी है और 2 बार मेरे पास सी है, तो बेसिकली बी और सी मेरे पास कितनी बार है, 2 बार। एक बार वो लेते हैं तो 12 है, तो 2 बार होगा तो 24 होगा। तो अगर मैं इस 24 को इधर उठा के लाऊं तो ए और डी जो है 38 माइनस 24 बचेगा,
जो कि रहा मेरा 14। तो 14 अगर मेरा सम है तो एवरेज, दो नंबर का अगर सम 14 है तो एवरेज 7 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फिर से ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है, पी 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेच देता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेचता है, तो क्यू का लाभ प्रतिशत क्या है। तो बेसिकली पी, क्यू और आर। तो पी ने इसे 1200 रुपए में खरीदा और आर ने इसे 1449 रुपए में प्राप्त किया। क्यू ने बेचा और आर ने खरीदा। तो अब क्या कह रहा है कि यहां से यहां जो है 15% ज्यादा है और यहां बताना है आपने क्या करना है। तो अब बेसिकली मैं इसे 15% बढ़ाऊं, तो 15% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, इसका दो तरीके हैं, या तो इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो या डायरेक्ट 1200 का 15% आप कैलकुलेट करें। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो आया 180 रुपए। तो 180 रुपए ज्यादा तो कितना हो गया, 1380। अब 1380 रुपए को 1449 रुपए में बेचोगे तो आप लोगों का कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो ये आप लोगों का रहेगा 69 रुपीज का प्रॉफिट है। और कितने रुपए पर है, 1380 रुपए पे। इसे कैलकुलेट कर लोगे तो आप लोग अपने आंसर तक पहुंच पा रहे हो, जो कि है 5%। तो 5% इसका आंसर रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, तो ये किसी बाल्टी का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसी बाल्टी के 5/11 भाग को 5 मिनट में भरा जा सकता है, तो शेष बाल्टी को भरने में कितना टाइम। तो बेसिकली क्या है, फ्रैक्शन में अब चीजें 4/11, यानी कि टोटल अगर टंकी 11 की है तो 4 भरने में कितना लग रहा है, 5। और दूसरी बात, अगर किसी पार्ट का टाइम पता हो तो आप कंप्लीट टाइम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल लूं मैं, कि भाई कोई टंकी 10 मिनट में भरी जाती है तो आधी आधे मिनट में। और इसका अगर मैं रिवर्स कहूँ, कोई टंकी का आधा पार्ट 10 मिनट में भरा जाता है, तो पूरी टंकी कितने में भरेगी, 10 गुना 2/1। तो ये 20 में। ये दोनों ही अप्रोच यहाँ यूज करनी और कुछ नहीं करना। 4/11 पार्ट जो है वो 5 मिनट में, तो पूरा 5 गुना 11/4। अब ये पूरी टंकी तो इतनी देर में भरी जा रही है और शेष पूछा उसने, तो शेष यानी कि 11 में से 4 अगर भर चुका है तो बचा कितना, 5। तो बेसिकली 5/11। तो इस 11 से 11 तो 25/4 मिनट, यानी कि 6 सही 1/4। ठीक है। तो अगर देखते हैं, ये तो 6 मिनट तो कोई ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों। देखते हैं आप लोगों की हमने मिस्टेक क्या की। तो ये मिस्टेक जो है वो, सॉरी, ये पार्ट निकालने में मिस्टेक हुई है दोस्तों। ये वाला जो पार्ट है, 11 में से अगर 4 चला जाएगा तो 7/11 बचेगा। और इस आगे सेम है, 11 से 11 कटा तो फिर ये भी चीजें गलत हो जाएंगी। ये 7 और 5 की मल्टीप्लाई 35/4, यानी कि आपका 8 सही 3/4। तो 8 तो आपकी मिनट पूरी लगेंगी। 3/4 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये 45 मिनट, जो कि चौथा ऑप्शन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से टाइम एंड वर्क का। तो आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ए और बी साथ मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में 3 चीजें चाहिए। वो चाहिए एफिशिएंसी, टोटल वर्क और टाइम। तो ए 18 दिन में करता है, अगर ए और बी कहूं तो वो 8 दिन में करता है, और बी और सी कहूं तो वो 6 दिन में करता है। तो अब यहाँ टोटल वर्क हम लेट कर लें अपने आप से, इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम की अगर बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 18, 8 और 6 का। तो 18 और 6 का तो एलसीएम 18 ही आता। तो अब अगर मैं कहूं इसका 8 का भी भाग करना है तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई होगी। बेहतर आपका
एलसीएम आएगा, जो कि हमने क्या करना है, टोटल वर्क लेट कर लेना है। अब यहाँ इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो यहाँ टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है। यहाँ 8 से डिवाइड करूं तो ये 9 आएगी, यहाँ 6 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 12 आएगी। तो अब देखो, ए की आप लोगों के पास एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? जब ए और बी काम करते हैं तो 9 यूनिट, ए ने तो यहां भी 4 ही किया होगा, तो बी की आ गई 5। अब अगर मैं सी की बात कहूं, बी की अगर 5 आ गई तो बी और सी मिलकर 12, तो ये कितना आएगा? 7। तो अब ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है, तीनों से मिलके काम कराना है, तो टोटल वर्क कितना रहा? 18 इंटू 4 डिवाइड बाय सम ऑफ देयर एफिशिएंसी, उन सब की एफिशिएंसी का टोटल, तो वो आया 16। अब इसे मैं, तो ये 2 9, तो यानी कि 4.5 दिन, 4.5 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसे देखते हैं। तो ये फिर से आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए हैं, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। एक दुकानदार एक सोफा सेट 12% की छूट पर इतने रुपए में बेचता है, तो बताइए सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या है? तो अगर मैं कहूं मेरा एमपी है और एमपी का मैं 12% डिस्काउंट, फिर वही बात कि यानी कि जो नहीं देने आप लोगों ने, और वो कितना आया? 17,776। तो एमपी पूछी है, तो 17,776 गुना 100/88। तो इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे दोस्तों वो कितना आएगा? वो आएगा, यहाँ इसे कंप्लीट कैंसिल करके देखोगे तो 20200, 20,200 रुपये, जो कि इसका सही आंसर है, फर्स्ट आंसर। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।